हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। वेलकम टू साइंस ट्यूशन हब। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है 9th क्लास से, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला मैटर क्या है, सेकेंड होगा इसका इवेपोरेशन का। तो पहला पार्ट हम पहले समझेंगे मैटर। मैटर होता क्या है। हम जो भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हैं, whether this table, chair, pen, air, plant, water droplet, book, everything is matter. अब हम बोलेंगे मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज जिसका मास है और जिस जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, मतलब उसका वॉल्यूम भी है, वो दो प्रॉपर्टी पूरी करेगा, उसे हम बोलेंगे मैटर। अब हम बोलेंगे क्या चीज है जो मैटर नहीं है। लव, हेट्रेड, एनीथिंग, एनी स्मेल, जो कि हमारी फीलिंग्स है, हमारी जिसका कोई मास नहीं है, जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उसे हम बोलेंगे उसे मैटर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं एयर में कि वेदर एयर इज मैटर और नॉट। डेफिनेटली अगर हम एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। उस एयर का अपना खुद का मास होता है, उसमें जो गैसेस होती है उनका अपना मास होता है। तो डेफिनेटली एयर इज ऑल्सो अ मैटर, एयर इज अ पार्ट, एयर इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मैटर। अब हम एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, हम प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। सो as we look our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and texture. Everything in this universe is made up of material, which scientists have considered as named as matter. जो भी हमारे environment में है, जिसकी कोई different shapes हैं, sizes हैं, and obviously textures, तो वो हम उसको scientist ने क्या बोला है, matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and even the animals and the small droplet of water. Small to small droplet of water is also considered as a matter. Particle of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, have mass. In other words, as they have both mass and volume. कोई भी चीज जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, उसको हम मैटर में लेके चलेंगे। Now, since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. बहुत एशियन टाइम से ह्यूमन बींग्स ट्राई कर रहे हैं अपने सराउंडिंग को समझने के लिए, एंड उसके लिए द अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, 5 पंच तत्व जिसे हम बोलते हैं, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. According to them, everything, living or non-living, was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at the similar classification of matter. Now, modern day scientists evolved 2 types of classification of matter. बच्चों, हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को 2 टाइप्स में। कोई भी चीज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा, वो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, जो कि केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। अब इसमें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी आएंगी। नाउ, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें क्या बोलते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, बट there were two thinkings. One was that matter is made up of continuous like block, matter is continuous like a block, but the second was that matter is made up of particles. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैटर ब्लॉक से है, पार्टिकल से। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है ये एक्टिविटी। दिस, हम एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी लेंगे, उसमें हम सॉल्ट या फिर शुगर ऐड करते हैं, वो पूरा इवनली मिक्स हो जाता है, उसमें वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती है,
वो छोटे छोटे पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस। तो इससे हमें पता चलता है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अगर वो कॉन्टिन्यूस होता तो वो एक अपनी लेयर बना लेता, बट ऐसा नहीं होता। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो इसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाते हैं वाटर के एलिमेंट्स के अंदर। नाउ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? कितने छोटे होते हैं ये? इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अगर इसको हाई हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखें तो भी ये हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। इतने ज्यादा छोटे होते हैं, उससे भी हमें ये दिखाई नहीं दे सकते। इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है, पोटेशियम परमैंगनेट। हम पोटेशियम परमैंगनेट से देखेंगे। हमारा पोटेशियम परमैंगनेट बहुत जगह यूज होगा। हम काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, वो हम पोटेशियम परमैंगनेट से ही एक्सप्लेन करेंगे। नाउ इसमें हमें दिखा रखा है, देखो बच्चों, हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लिए। पोटेशियम परमैंगनेट के हमने 2-3 क्रिस्टल्स लिए, उसको 100 ml वाटर में डाला। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर देगा, बट अगर हम ये 100 ml यहाँ से लेकर उसमें इसमें से हम 10 ml लेके और नेक्स्ट उसमें डाल देते हैं बीकर में, जिसमें 90 ml यहाँ पे हमारा वाटर है, 90 ml इसमें वाटर है और 10 ml हमने डाल दिया, तो उसका कलर लाइट हो गया। फिर हम आगे जाएंगे तो वो और लाइट हो गया। दैट यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो डिवाइड हो रहे हैं, वो थोड़े छोटे छोटे अपने वो इतने स्मॉल हैं कि हम उसका 10 ml क्वांटिटी ले रहे हैं और वो आगे जाता जा रहा है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता जा रहा है, जिससे कि हमें पता चलता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। नाउ नेक्स्ट है हमारे, पहले हम देखो इसका बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है? दिस एक्सपेरिमेंट शोज that just few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। सिर्फ हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स लिए और उसने 100 ml जितने वॉल्यूम, 1000 ml लीटर जितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को वो कलर कर सकता है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using Dettol। अब जरूरी नहीं है हर किसी के घर में पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल हो, तो हम ये सेम एक्टिविटी डेटॉल से भी कर सकते हैं, जो कि हर घर में अवेलेबल होता ही है। नाउ एनसीईआरटी स्पेशली ये चीज मेंशन करती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। पहले हम रीड करते हैं। In activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, we can make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter getting into space between the particles of other. This shows that there is enough space between the particles of matter. अब इससे क्या, जो हमने 2 एक्टिविटीज देखी हैं, हमने पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स किया है जब वाटर में, तो क्या हुआ? क्या वाटर का साइज इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला? दैट एक हमने बीकर लिया, ये बीकर, इसमें ये पार्टिकल्स है वाटर के, इनके बीच में जो स्पेस था उसमें पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हो गए वो हो गए हैं किसके? इधर सॉल्ट, शुगर, डेटॉल, पोटेशियम, जो भी हमने सोल्यूट लिया उसके पार्टिकल्स यहाँ बीच में सेटल डाउन हो गए।
इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला, दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, बिकॉज नीदर उसकी वॉल्यूम बड़ी है नॉर जो ये पार्टिकल्स है ये एक जगह पे सेटल हुए, ये पूरे उसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, जो कि हमारे ये प्रॉपर्टी प्रूव करता है। नाउ अब हम आएंगे अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा ये चीज, हमने कमरे में एक जगह अगरबत्ती इंसेंस स्टिक हमने जलाई, तो क्या होता है, पूरे रूम में उसकी महक आ जाती है। हमने एक कोने में जलाई बट पूरे उसमें हमें उसकी खुशबू पता चलती है कि हाँ अगरबत्ती जलाई गई है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, जो हम बर्न करते हैं उसको, तो उसके छोटे 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 पार्टिकल्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और वो पूरे उसमें मूव करते हैं, पूरे जो भी सराउंडिंग है वहां पे मूव करते हैं, जिससे हमें पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सेम आप देखोगे, आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने वाटर ले रखा है, ये हमारा वाटर है, आपने एक 1 ड्रॉप ऑफ इंक यहाँ पर डाली, बट यू विल ऑब्जर्व ये इंक पूरे थोड़ी देर में पूरे उसमें स्प्रेड हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जब वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे तभी तो ये होगा ना कि वो पूरे उसमें स्प्रेड होगी, वो पूरे उसमें इवनली डिस्पर्स हो जाएगी। नाउ ये दोनों एक्टिविटीज इंसेंस स्टिक की, ये ब्लू और इंक, ब्लू और रेड इंक, इससे अब एक चीज और पता चलेगी। आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने डाला, आपने एक बीकर लिया है, इसमें पानी है, एक में आप इंक डाल दो एंड दूसरे में आप यहाँ पर हनी डालो, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, हनी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो धीरे धीरे इसमें मिक्स होगी, जबकि जो इंक होगा वो इसके कंपैरेटिवली जल्दी मिक्स होगा बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है। तो हर पार्टिकल, जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर है, सबका अलग स्पीड है, मतलब अलग जो उसमें मूवमेंट होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक ही स्पीड से वो मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। जो अगर जैसे जैसे हमारे सब्सटेंस बदलेंगे वैसे वैसे उनकी वो प्रॉपर्टी भी बदलेगी कि वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। हनी की डेंसिटी ज्यादा है, वो इसको मिक्स होने में ज्यादा टाइम लेगी एज कंपेयर टू इंक या मिल्क ले लेते हैं, वो इसमें काफी जल्दी मिक्स हो जाएगा, हनी इसमें टाइम लेगी। ये एक्टिविटी हमने समझ ली है, ये तीनों एक्टिविटी इसी पे बेस्ड है। नाउ हमें दो टर्म समझनी है, उसमें पहली है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज बेसिकली इंटरमिक्सिंग, जो अभी हम बोल रहे थे कि वो मिक्स हो रहे हैं। हमने जितनी भी एक्टिविटी देखी उसमें हमने यही देखा है कि जो डिफ्यूजन हो रहा है वो इट इज बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, it is intermixing of the particles of two different types of matter। दो different types of matter कैसे, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने लिया पानी और दूसरा हमने क्या लिया, कोई भी सोल्यूट लिया हमने, उसमें बीट, इंक, मिल्क, हनी, कुछ भी लिया, उनकी इंटरमिक्सिंग हुई। अब आप बोलोगे कि हम तो ऐसे खुद भी मिक्स कर देते हैं, हम खुद मिक्स करते हैं बट किसी लिए करते हैं, वो ताकि उसका प्रोसेस जो है उसको फास्टर किया जा सके। अगर आप उसको छोड़ दोगे, बीट, सॉल्ट, शुगर कोई भी हो, वो अपने आप इसमें डिसॉल्व हो जाती है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप से, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बहुत सिंपल टर्म है, यही सेम एनसीईआरटी में भी दी हुई है बच्चों, माइंडेड एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़े, डेफिनेशंस जो होती हैं वो उसी में से आती हैं, ये हमने भी डेफिनेशन उसी में से ली है, जस्ट ये टर्म आपको समझाने के लिए अलग से लिखी हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ इसको हम वैसे भी देखते हैं। सी बच्चों, ये हमने एक डाई के मॉलिक्यूल्स लिए, ये हमने डाई के मॉलिक्यूल्स लिए, ये हमारे पास वाटर है, हमने डाई एक जगह पे डाली,
थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे वो मिक्स होती जा रही, उसके पार्टिकल्स इस पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये हमने नहीं किया, हम इसको थोड़ी देर सेटल डाउन होने के लिए हमने थोड़ी देर इसे छोड़ दिया, ये अपने आप पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स में अपने आप मिक्सिंग हो जाएगी। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, वाटर एंड डाई मॉलिक्यूल्स, अपने आप इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन। Mind it, on their own is very important in this diffusion. Now second term, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैं ये मूव कर रही हूँ, ये भी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करती है हमारी मोशन को, हमारी मोशन में जो एनर्जी हम यूज हो रहे हैं, जो पोजेस कर रही है हमारी मोशन, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by an object can be anything, it can be us, it can be any object, anything, due to its motion is known as kinetic energy। अब एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड जो चल रही है गाड़ी, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है क्योंकि उसका मोशन हो रहा है। अगर वो स्टेबल है, अब मैं यहाँ पे स्टेबल खड़ी हूँ, मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर मैं यहाँ पे चल रही हूँ, देखो, तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी, मेरी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। सेम, particles of matter also have kinetic energy। अब सॉलिड लिक्विड, मैटर क्या, मैटर 3 तरह का ही होता है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो उसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी, कैसे सॉलिड में पार्टिकल्स ये बहुत क्लोज हैं, काइनेटिक एनर्जी लो, क्योंकि वो बहुत मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी लो, बिकॉज ये इतने ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट ही नहीं कर पा रहे, इनमें मोशन ही नहीं हो पा रही, पार्टिकल्स सारे मूविंग होते हैं, बट ये बस थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, इनके पास स्पेस ज्यादा है, ये पूरा अच्छे से मूव करेंगे, बट कंपेयर टू दिस, ये इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, वो फ्रीली मूव करेंगे, उनमें कोई वो नहीं होगा कि बिल्कुल ऐसे कंपैक्टली पैक्ड है जिसकी वजह से वो मूव ना कर पाए। जो लिक्विड होता है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के और इसके बीच में रहती है, दैट इज मॉडरेट। गैसेस की सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। तभी आप एक चीज और देखो, सॉलिड है, इसमें हम हैंड इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। मैं इस बोर्ड को अगर मुक्का मारूंगी तो मेरा हाथ उधर नहीं चला जाएगा, वो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत कम्पैक्टली अरेंज है, इनमें भी मूवमेंट है। हमने प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो हमने देखी, पार्टिकल्स आर मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूविंग, बट इनमें मोशन इतना ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। नाउ अब हम इसका रीड कर लेते हैं। यस बच्चों, एक और थी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे हम, अब आप पॉपकॉर्न वो कर रहे हो, पॉपकॉर्न वो कैसे उछलते हैं ना, सेम थिंग, सेम थिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स मूव करेंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारे, हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे थे, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, अब सेकंड का ये हम एनसीईआरटी साथ के साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call kinetic energy। वो continuously move कर रहे हैं, that means they are possessing kinetic energy। As temperature rises particles move faster। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, वो इधर उधर ज्यादा तेजी से जाएंगे। As the temperature rises particles move farther, so we can say that increase in temperature the kinetic energy of particles also increases। ये मैंने आपको बता दिया है। इन द अबव 3 एक्टिविटीज, जो हमने एक्टिविटीज देखी, इंसेंस स्टिक की, एक डाई वो कर देते हैं, एक पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर क्रिस्टल से भी आप करेंगे एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो सेम। उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, in the above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other।
They do so by getting into the space between the particles. अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी. ये एक बीकर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. कोई भी हम इसमें ऐड करेंगे, एनी सॉल्यूट, लाइक हमने डाई ले ली, इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो इनके बीच में सेटल डाउन हो जाएंगे और इंटरमिक्सिंग अपने आप हो जाएगी. नाउ this intermixing of particles of different types of matter on their own is known as diffusion. मैंने आपको बता दिया डिफ्यूजन कैसे होती है, आपने अभी ऊपर डायग्राम भी देखा है उसका. We observe that on heating diffusion becomes faster. Similarly, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स क्या होंगे, इनकी मूवमेंट बढ़ेगी. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो क्या होगा, जितना वो दूर जाएंगे. अब हमने डाई यहाँ पे डाली थी, एक उसकी ड्रॉप जो हमने डाली वो यहाँ पर, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. हमने डाई की कुछ ड्रॉप्स डाली यहाँ पर. अब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और जो डिफ्यूजन होगी वो फास्टर हो जाएगी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है. ये पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी इनमें मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे तो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ेगा, डिफ्यूजन भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही. नाउ इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक एक्टिविटी है, आप ये भी अगर आप करना चाहें तो आप ये एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट हम ये वाली लेते हैं, ये जो डेली लाइफ में हम करते हैं, हमने देखी हुई है. अब क्या करेंगे, आप एक आयरन नेल लो, एक चौक लो और कोई भी मान लो आप वाटर ले लो ताकि आपको क्लियर हो. इसमें क्या करो, अब आयरन नेल को मारोगे वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, चौक वो आसानी से टूट जाएगी. वेदर वाटर उसको आप स्प्रेड करोगे वो हो जाएगा, आप उसके बीच में से हाथ घुमाओगे वो इजीली हो जाएगा. आप आइस ले सकते हो, आइस में आप क्या करोगे, एक बार मारोगे वो टूट जाएगी, बट आयरन नेल नहीं होगी, आप उसको मारोगे वो मुड़ जाएगी बट वो टूटेगी नहीं. अब ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब इसमें हमने क्या देखा, कोई आसानी से टूट गया, कोई आसानी से नहीं टूटा. इसका मतलब हर मैटर की अपनी प्रॉपर्टी होगी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, बट जितना भी जो भी हमारे पास मैटर है सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी उसकी एक शेप होती है. ये बात अलग है, जैसे लिक्विड्स है उनकी शेप उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट देयर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अट्रैक्टेड टू ईच अदर. अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इनके हमने आंसर कहीं ना कहीं कर दिए हैं. ये आंसर हैं, आप एक बार खुद ट्राई करना. ये हमने बता दिया डाइवर. अब जब हम स्विमिंग करते हैं तो डाइवर जो है हाथ चलाता है, वो पानी साइड में करता है ना, तो वो इजीली साइड में हो जाता है. क्यों हो जाता है, अगर आप सॉलिड में से आप ऐसे हाथ करोगे वो नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. जबकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जिसे हम फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना नहीं होता, इसीलिए वो डाइवर आगे जा पाता है पानी को साइड में करके, बिकॉज उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है कंपैरेटिव टू सॉलिड्स. नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर. हमारी एनसीईआरटी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. Observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, जब उसमें वेरिएशंस आएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होगा.
Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. The solid state. सॉलिड क्या है? ये मेरे हाथ में पेन है, ये भी सॉलिड है. कोई हम चीज ले रहे हैं, वो हर चीज सॉलिड है. ये हम चेयर देखेंगे, यहाँ पे हम कोई टेबल देख रहे हैं, कुछ भी हम देख रहे हैं, इवन ये बोर्ड, ये सब सॉलिड है. क्यों है ये सॉलिड? इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे. ऑल द अबव एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, जो भी अभी मैंने एग्जाम्पल्स बताए सॉलिड के, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप. इसकी एक डेफिनेट शेप है. ऐसा नहीं है ना मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, इसकी शेप चेंज हो रही है. नो, इसकी जो शेप है डेफिनेट वही रहेगी. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे पेन रख दिए तो हम उसको अलग नहीं कर सकते. सारे पेन एक साथ रखे हुए हैं, वो एक साथ उनकी बाउंड्रीज अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है. हम उन्हें बता सकते कि कितने पेन हैं. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. डेफिनेटली वी नो इसकी वॉल्यूम फिक्स है. इसमें अगर मान लो हम इसको निकाल के इसमें कुछ फिल करते हैं तो उतना ही आ सकता है जितना इसकी वॉल्यूम. ऐसा नहीं कि वो कम ज्यादा हो जाएगा. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट? मैं इसको ऐसे दबाऊं कि दब जाएगा? नो. जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं, नेग्लिजिबल होती है. थोड़ा बहुत हम उसे फोर्स लगा के कंप्रेस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे हाथ से दबाया एंड दब गया. नाउ सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. डेफिनेटली इसकी शेप जैसी है ये वैसी ही रहेगी. व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. मैं इसको फोर्स लगा के तोड़ सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसकी शेप चेंज कर दूं, मैं इसको घुमा दूं, वो चीज नहीं हो सकती. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Consider the following. अब ये कुछ conditions है. अरे रे. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? हमने एक रबर बैंड लिया, हमने उसको स्ट्रेच करा और उसको पूरा खींच दिया है, तो उसकी शेप चेंज होगी. अब आप लोग बोलोगे कि सॉलिड की तो शेप चेंज हो गई, हमने तो बोला था उसकी डेफिनेट शेप. बच्चों, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हुई. अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसकी डेफिनेट शेप है, उसकी अपनी खुद की. हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हुई. What about sugar and salt? When we kept in different jar, these take the shape of the jar. Are they solid? अब आप बोलोगे हमने शुगर लिया, सॉल्ट लिया, उसको हमने जार में, हमने जोन से जार में डाला उसी जार की शेप ले ली, तो क्या उनकी डेफिनेट शेप है? बिल्कुल है. आप शुगर का एक क्रिस्टल लोगे, उसकी अपनी एक डेफिनेट शेप है. आप उसे ऐसे कंप्रेस करोगे वो नहीं होगा. आप उसकी ऐसे मोड़ नहीं सकते हो. डेफिनेटली वो इतना छोटा सा क्रिस्टल है. बट अब आप जार में ले रहे हो तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में ले रहे हो. बट अगर आप उसका एक सिंगल क्रिस्टल लोगे तो उसकी अपनी वो सारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा. What about a sponge? Is it a solid yet we are able to compress it? अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, बट व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? इसे तो हम कंप्रेस कर पा रहे हैं. इसका रीजन क्या है? बच्चों, जो हमारे पास स्पॉन्ज होता है उसमें छोटे छोटे एयर पोर्स होते हैं. उन एयर पोर्स को जब हम प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है स्पॉन्ज से, जिसकी वजह से वो प्रेस हो पाता है. वो उसकी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को वो नहीं करता है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है. इट्स जस्ट इसमें एयर पोर्स होते हैं, हमने वो प्रेस किया तो एयर बाहर आ जाती है. अब देखो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या लिख रही है. A rubber band can change shape under the force and regains the same shape when external force is removed. When the external force is removed. If excessive force is applied, it breaks. अब
ऐसा है कि जैसे हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो टूट जाएगी. The shape of individual sugar and salt crystal remain fixed, whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. उसके इंडिविजुअल की जो शेप है वो वही रहेगी. इट्स जस्ट हम उसको बहुत सारी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो कहीं पे भी ले लें, उस इंडिविजुअल की शेप चेंज नहीं होगी. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air expelled out and we are able to compress it. सेम मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर एयर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसे हम कंप्रेस करेंगे तो वो एयर बाहर आ जाती है. बट सॉलिड की प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है वो. द लिक्विड स्टेट, अभी हमने पढ़ा सॉलिड का. लिक्विड वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी क्या है, ये लिक्विड स्टेट है. इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. आप इसको जहाँ पे भी डालोगे ये वहाँ पे फैल जाएंगे. वाई? बिकॉज इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं कंपेरेटिव टू सॉलिड. सॉलिड की अपनी एक डेफिनेट शेप मेंटेन रहती है. इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक जो शेप है वो मेंटेन नहीं रह पाती है. We observe that liquids have no fixed shape but have fixed volume. Fixed volume कैसे? आपने मान लो 50 ml लिया, 50 ml आपने एक जार में लिया तब भी वो 50 ml ही रहेगा लिक्विड. आपने उसको एक बॉटल में ले लिया तब भी वो 50 ml रहेगा. आपने उसको किसी और कंटेनर में लिया तब भी वो 50 ml ही रहेगा. बट शेप क्या होगी? जिस भी आप कंटेनर में, जार में, जिस भी उसमें ले रहे हो आप उसकी शेप वो अटेन कर लेगा. बट वॉल्यूम अगर वो 50 ml है तो वो 50 ml ही रहेगा. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape. हमें पता है लिक्विड्स फ्लो करते हैं, उनकी शेप भी चेंज हो जाती है. सो दे आर नॉट रिजिड. हमने सॉलिड के लिए क्या वर्ड यूज किया था? रिजिड. बट लिक्विड एंड गैसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लूइड, बिकॉज दे आर मूविंग. Refer to activities 1.4 and 1.5, where we saw that liquid and solids and liquid can diffuse into liquids. डिफ्यूजन हमने पढ़ा था इंटरमिक्सिंग. अब सॉलिड हमने कैसे पढ़ा डिफ्यूज? हमने पढ़ा सॉल्ट के क्रिस्टल्स, शुगर के क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, वो जब हमने वाटर में डाला उनका इंटरमिक्सिंग हुआ, वो डिफ्यूज हो गए. सेम हमने लिक्विड का क्या पढ़ा? हमने डाई डाले. डाई इज लिक्विड इन नेचर, तो वो डिफ्यूज कर जाते हैं वाटर में. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर. गैसेस जो होते हैं एटमोस्फेयर से वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं. डिफ्यूजन गैसेस में भी होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है इवन. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are the essential for the survival of aquatic animals and plants. Now, aquatic animals हैं, उनको भी ज़रूरत है ऑक्सीजन की. वो भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. तो वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में ले रहे हैं? जो वाटर में डिफ्यूज ऑक्सीजन है वही वो यूज करते हैं, और वाटर में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि वाटर में, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द वाटर, इन द लिक्विड. All living creatures need to breathe for the survival. The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude solid liquid gases can diffuse in liquids. The rate of diffusion in solids is maximum of gases. Gases सबसे ज़्यादा, then liquid and then solid. हम कोई भी solid चीज़ जा रहे हैं उसको diffuse होने में time लगेगा. लिक्विड कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगी, गैसेस उससे भी जल्दी डिफ्यूज हो जाती है. नाउ ये एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ diffusion of liquids is higher than that of solid. This is due to the fact that in liquid state
particles move freely and have greater space between them as compared to the particles in the solid. हम बार बार वही चीज बोल रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, उनमें इतना स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट कम होती है। जितनी उनकी मूवमेंट कम होगी, डेफिनेटली वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, तो उनको मिक्स होने में, डिफ्यूज होने में भी टाइम लगेगा। वहीं पर जो लिक्विड स्टेट है उसके पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका डिफ्यूजन कंपैरेटिवली फास्टर होता है। नाउ द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, हम हर चीज देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, हम ब्रीथ कर रहे हैं एयर, उसमें भी बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप एक बैलून लो, उसमें आप एयर ब्लो करोगे तो एयर में क्या है, डेफिनेटली वो गैस है, गैस ही है उसमें। जो हम बाहर देखते हैं वो बलून्स होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, बिकॉज उसका वेट कम होगा। ये एक्टिविटीज दी हुई हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म करके देखिए ताकि आपको पता चले। अब जैसे ये पिस्टन है, इसमें हम जब ऐसे उसको बंद करते हैं तो क्या होता है, जो एयर है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है, तो हर जगह एयर प्रेजेंट है। एंड गैसेस डेफिनेटली हमें पता ही है, जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे आप एक पिस्टन ले रहे हैं, आपने उस पर कॉर्क लगा दिया नीचे, एंड जब आप उसको बंद कर रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो पीछे से, तो वो पूरा बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट होगी, उसमें एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो पूरा बंद नहीं होता है। अब एयर की प्रॉपर्टीज, we have observed that gases are highly compressible. गैसेस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम। सॉलिड को हमें पता है, हम ये मैं इसे कंप्रेस नहीं कर सकती, मैं बोर्ड है उसको कंप्रेस नहीं कर सकती। हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो हम घर में यूज करते हैं, सिलेंडर्स में जो आती है, cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to the hospitals in the cylinder is compressed gas. जो भी हम एलपीजी, सीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, ये सारी क्या है, ये सारी कंप्रेस्ड गैस है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस आ सके। बीट इन सिलेंडर्स ऑफ, जो हम घर में यूज करते हैं, बीट इन द हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। Compressed natural gas is used as fuel these days in the vehicles due to its high compressibility. Due to its high compressibility, large volume of gases can be compressed to a small cylinder and transported easily. Definitely अगर वो ज़्यादा वॉल्यूम में वो compress हो पा रही है तो उनका transportation easy होगा। We come to know that we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering the kitchen by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reaches us? अब आपकी मम्मी कुछ अच्छा अच्छा खाना बना रही है, मान लो हलवा बना रही है, आपको रूम में बैठे पता चल गया कि क्या बन रहा है, कैसे पता चला? जो वो अरोमा होती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि किचन से आपकी रूम तक आए। अब इससे हमारी वो प्रॉपर्टी भी पता चलती है दैट दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। एंड ऑब्वियसली जो गैसेस हैं उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो दूर तक ट्रेवल कर पाती हैं कंपेयर टू सॉलिड्स, एज वेल एज लिक्विड्स। The particles of the aroma of food mixed with the particles of the air spread from the kitchen and reaches us even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare to this with the compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Definitely जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स में कम होता है एंड गैसेस में ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज स्पेस बिटवीन देम। Gases show the property of diffusion very fast into the other gases. गैसेस को जब हम दूसरी गैसेस में मिक्स करेंगे तो वो डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगी कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स। In the gaseous states, the particles move about randomly at high speed.
Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. अब ये क्या है बच्चों? हमें पता है particles are continuously moving. अब एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. अब वो क्या करेंगे? वो वॉल को भी हिट करेंगे. जब वो एक दूसरे से भी हिट करते हैं, वो वॉल को भी, जो कंटेनर की वॉल्स होंगी उसे भी हिट करेंगे, जिसकी वजह से वो फोर्स अप्लाई करेंगे किस पे? ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ये यहाँ पे बोल रहे हैं इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. ये इनकी बहुत रैंडम मूवमेंट होती है, बहुत हाई स्पीड पे होती है. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. Particles की खुद से भी collision होती है और वो walls of the container से भी collide करते हैं, जिसकी वजह से pressure exerted by the gas is because of this force exerted. जो because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container, जिसकी वजह से वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, उस पर फोर्स अप्लाइड होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर लगता है उस पर. अब देखो यही चीज, पार्टिकल्स के सॉलिड के पार्टिकल्स कितने कंपैक्टली पैक्ड हैं, वेर एज लिक्विड के दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. गैसेस दे हैव very much space between them as compared to the liquids, and they can also randomly move, क्योंकि इनमें ज़्यादा स्पेसेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट बहुत इजीली होती है, एंड ऑफ कोर्स डिस्टेंस ज़्यादा होता है. नाउ ये आपके लिए एक टेबल तैयार की है. सॉलिड लिक्विड गैसेस की शेप, हमें पता है सॉलिड्स में डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है. Solids have fixed shape. Liquids shape is not fixed. Gases में भी shape fixed नहीं होती है. Volume fixed होती है, be it solid, be it liquid. But gases में volume भी fixed नहीं होती है. Type क्या है? Solids होते हैं rigid. Liquid and gases, these are fluid in nature. Now, compressibility. Compressibility is negligible. You can't compress solid so easily. Whereas liquids में moderate होते हैं. आप उसे अगर किसी चीज़ में लेके बलून ले रहे हो, आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, उसमें पानी भरा हुआ है, तो वो हो जाएगी. गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी इज हायर. आप किसी भी एक बीकर ले रहे हो, उसमें पिस्टन लगा के आप कंप्रेस करोगे तो इजीली हो जाएगी, कंपेयर टू लिक्विड. लिक्विड इतनी इजीली कंप्रेस नहीं होगा. डेंसिटी is high in solids. In liquids density is moderate, in gases it is low. Intermolecular force of attraction high. अब ये इतनी क्लोजली पैक्ड क्यों है? क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है. वेयर लिक्विड्स में मॉडरेट होती है पर कम होती है सॉलिड से. Intermolecular force of attraction in gas is low. Space, you can see negligible, moderate space, very low space, low, high space, और large space. लार्ज स्पेस होता है जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर सकते हैं. नाउ ये क्वेश्चंस है, ये सारे आपके आंसर हो गए हैं. एक बार आप इनको पढ़ना. ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने बीच में ही आंसर कर दिए हैं. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? बच्चों देखो,
सॉलिड से कोई चीज सॉलिड में है, एक मैटर है, क्या वो लिक्विड में जा सकती है? डेफिनेटली जा सकती है। लिक्विड से वो सॉलिड में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। इसको हम देखो, जस्ट अ मिनट बच्चों। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की तीन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विफिकेशन, अगर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है एंड गैस से फिर सॉलिड, वेपराइजेशन या फिर वेपर्स बनते हैं, वेपराइजेशन, गैसेस से सॉलिड में डिपोजिशन हो रही है। नाउ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन जाते हैं, दे शो द प्रॉपर्टी सब्लिमेशन। जो सॉलिड से गैस में बन जाते हैं, इसके एग्जांपल्स आयोडीन क्रिस्टल्स, नैप्थलीन बॉल्स, एंड कैम्फर। वन मोर, अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ एग्जांपल्स, ये बच्चों अच्छे से याद कर लो। मैं वापस लिख देती हूँ। सॉलिड टू गैस, एग्जांपल्स आयोडीन क्रिस्टल्स, नैप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर। पेपर में ज्यादातर ये चार एग्जाम्पल्स ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, सर्दियों के जो कपड़े जब मम्मा बेड में रखती है या कबर्ड में रखती है तो उनमें नेफ्थलीन बॉल्स जरूर रखते हैं, ताकि जो मॉइस्चर की स्मेल वगैरह वो सब नहीं होती है। नाउ, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, हमने अभी देखा मैटर की जो स्टेट्स है वो चेंज होती है। We all know from our observation that water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid as familiar water, and gases as water vapor. What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of the states? How does this change of state take place? We need to answer all these. We need to answer all these questions, isn't it? अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, क्यों उसकी स्टेट चेंज होती है, हाउ इट हैपेंस। पर उससे पहले बच्चों हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, छोटी सी चीज है वो आप समझ लो, उस पे क्वेश्चंस हमेशा आता है। ये ऐसा टॉपिक है बहुत छोटा, बहुत इजीली बच्चों का हो जाता है, बहुत इजी टॉपिक है और इस पे से क्वेश्चंस पेपर में आपको हमेशा दिखेगा, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती हैं, हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट,
केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बताओ बच्चों, किसी को पता है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? ऑफ टेम्परेचर इट इज केल्विन। अब आप बोलोगे कि ये तो केल्विन में है, बट हम तो हमेशा मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो ऐसा क्या होता है? तो मतलब कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कन्वर्जन। मान लो आपके पास कोई भी टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, आप उसमें ऐड करोगे 273 केल्विन, तो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। अब ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आप बता रहे हो 273.15, बट यहाँ पे आपने लिखा है 273। तो बच्चों हम जब कैलकुलेशंस करते हैं हम 273 ले लेते हैं। 273 से क्या होता है, कैलकुलेशन हमारी बहुत इजी हो जाती है। नाउ अगर हमें दे रखा है सेम चीज इन, हमें टेम्परेचर गिवन है इन केल्विन, हमें कोई टेम्परेचर गिवन है केल्विन में, हमें उसे चेंज करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। हम 273 माइनस कर देंगे। जो आई होप आपको ऊपर वाला दिख रहा होगा, अगर नहीं तो आप इससे समझ लो, ये मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ। तो हमें क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये चीज बच्चों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में भी आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है, एंड ये लगभग आप 90% देखोगे ये आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम वापस अपने एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे 2 इफेक्ट। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, टेम्परेचर, प्रेशर। पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का, उसके बाद हम प्रेशर लेंगे। कैसे प्रेशर से स्टेट चेंज होती है मैटर की, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस। ना बच्चों, अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, आप ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन से देखना, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको। On increasing the temperature of the solids, the kinetic energy of the particles increases. हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स इधर उधर ज्यादा मूव करेंगे। मोशन को ही क्या बोला था हमने? काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पार्टिकल्स की मोशन ज्यादा हो रही है और उसमें काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो रही है। अब ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। जो अभी एक नॉर्मल स्पीड से वाइब्रेट, सॉलिड में हमेशा हम बोलते हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग, वो अपनी जगह पे थोड़ा 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 हिल रहे हैं। तो अब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ? उसकी स्पीड बढ़ी, उनके वाइब्रेशन जो है वो स्पीड तेजी से हुए। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ अब हमने एनर्जी कैसे सप्लाई की उसको? इन द फॉर्म ऑफ द हीट। उससे क्या हुआ? जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ओवरकम कर जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। The energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position. अभी तक हम बोल रहे थे सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स है, अब क्या हुआ? वो अपनी फिक्स पोजीशन से दूर, अगर उसमें डिस्टेंस बढ़ेगा, वो स्टार्ट हायर स्पीड से मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो वो अपनी पोजीशन से हटेंगे।
and start moving freely. A stage is reached when the solid melts and is converted into liquid. अब जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो किसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा? सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे कम हो रहा है तो वो किसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? वो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी दिखाने लग जाएगा. जैसे लिक्विड्स करते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है. अब ये बच्चों ये डिफाइन बिल्कुल ध्यान से देखो. इसको अपनी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर लेना, ये पूछी जाती है 1 मार्क्स में, ये डिफाइन आती है. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये इसे मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देती हूँ, बिकॉज 1 मार्क्स में ये बच्चों आते हैं, ये एनसीईआरटी से ही डिफाइन आती है, बट हमें लगता है पता नहीं कहाँ से क्या दे दिया है. अब ये मिनिमम टेम्परेचर एट विच, मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड से वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वो स्टार्ट हो जाता है उसी को हम डिफाइन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट. Melting point of solid is the indication of the strength of force of attraction between the particles. हर सब्सटेंस, हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है. आप बोलो मेटल है कोई, सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है. वाटर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है. वो क्यों है? वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है. जब हम कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, डेफिनेटली हमें उसे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. अगर कोई जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा. नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, फिर बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.25 केल्विन. हमें ये तो पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. और हमें ये भी पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. और आप इसको सिंपली 273 भी लिख सकते हो. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इज नोन एज फ्यूजन. आप सॉलिड से जब स्टेट चेंज कर रहे हो लिक्विड में, it is called fusion. Now when the solid melts, its temperature remains same. Where does the heat energy go? अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा कि जब हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, हम उसे हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता. हमें पता है हम किसी भी चीज को हीट देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट यहाँ पे टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? बताओ क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका आंसर है लेटेंट हीट. जो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी, धीरे धीरे इंप्रूव कर लूंगी मैं भी. अब लेटेंट हीट को समझते हैं. लेटेंट हीट क्या होती है? हम लेटेंट हीट में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें लेटेंट का मतलब ही नहीं पता होता. अगर हमें लेटेंट का मतलब पता चल जाए तो डेफिनेटली हम बता पाएंगे कि लेटेंट हीट क्या है. नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट मीन्स हिडन. नाउ व्हाट इज हिडन एनर्जी? हिडन एनर्जी क्या है? हमें एक बीकर लिया, नीचे हमने बर्नर लगाया, हमने इसे हीट दी, हम इसे हीट देंगे. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है आइस, सॉलिड के पार्टिकल्स. इसके अंदर है ये सॉलिड के पार्टिकल्स.
अब हम इसे हीट दे रहे हैं पर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? अभी सॉलिड भी तो बोलेगा कि मेरी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, अगर मुझे अट्रैक्शन कम करनी है, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है, पार्टिकल्स को दूर भेजना है, तो मैं भी तो अपनी हीट लूंगा, मैं भी तो अपनी एनर्जी लूंगा। तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो एनर्जी जा रही है सॉलिड के ये जो पार्टिकल्स हैं इनको दूर करने में, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। वो सारी एनर्जी इधर चली जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब टेम्परेचर कभी ना कभी तो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? ये सारे पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, दूर दूर हुए तो क्या हुआ? अभी सॉलिड किस में चेंज हो गया है? लिक्विड में। अब लिक्विड में चेंज हो गया। अब लिक्विड में चेंज हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं, उनमें वो फ्रीली मूव करने लगे हैं। अब जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, लिक्विड में हो गया, तो जो एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे थे हम, और ये एनर्जी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, अब उसमें क्या होगा? अब उसमें टेम्परेचर का इंक्रीज होगा। अब जब ये सारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया तो अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड को चेंज करने में फ्यूजन बोल रहे थे ना, तो इस वाली हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये सेम हम समझ लेते हैं जब हम सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड से गैसेस में कर रहे हैं। लिक्विड से गैसेस में हमने वही बीकर वापस उठा लिया है। इसमें अब हमारे पास क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये सॉलिड से कंपैरेटिवली दूर दूर है, बट अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में करना है, लिक्विड का तो सबसे ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका लिक्विड का तो सबसे कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने फिर से दी है हीट, हमने हीट दी। अब लिक्विड भी बोलेगा भाई अगर तुम्हें मुझे गैस में बनाना है तो पहले तो मैं हीट यूज करूंगा कि ये जो अट्रैक्शन है इसको और कम करूं, पार्टिकल्स दूर दूर जाएं। तो वो हीट कहाँ जा रही है? वो जा रही है ये अट्रैक्शन दूर करने में। ये अट्रैक्शन दूर करने में जा रही है, मतलब वो यहाँ पे हाइड हो गई। टेम्परेचर उसने नहीं इंक्रीज करा, बट उसने इनका फोर्स इनका फोर्स डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ये दूर दूर हो गए और लिक्विड से गैसेस में चेंज हो गए। क्योंकि गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हम लिक्विड से कोई चीज गैस में कन्वर्ट करते हैं उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी हीट हुई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये चीज हम एनसीईआरटी में देखते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है? We have observed that during the experiment of melting, that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. अब melting point आ गया है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में स्टार्ट हो गया है बनना। सॉलिड से लिक्विड में स्टार्ट हो गया बनना, तो कैसे हो रहा है? उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर तो अब नहीं बढ़ रहा है। जो उसका टेम्परेचर हम हीट दे रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है? वो फोर्स वो तोड़ने में जा रहा है। till all the ice melt। अब सारी आइस मेल्ट होगी, वो सारा वाटर में चेंज हो गया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। सॉलिड बोल रहा है हाँ भाई मेरा काम हो गया, अब तुम अपना टेम्परेचर बढ़ाओ। अब क्या होगा? अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। This happens even though we continue to heat the beaker, that is to continue supply the heat. This heat is used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। समझ रहे हो? जो हीट हो रही है वो क्या कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम करने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। एज दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस without showing any rise in the temperature,
it is considered that hidden it gets hidden into the contents of the beaker and is known as what? Latent heat. अच्छा देखो, the word latent means hidden. देखो ये हमें बताया हुआ है, latent means hidden. अब ये डिफाइन बच्चों अपनी बुक में मार्क कर लेना, मैं बार बार बता रही हूँ, ये डिफाइंस 1 मार्क्स में पूछी जाती है, उस टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या लिखे, और ये सारा एनसीईआरटी में ही गिवन होता है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure is at its melting point is known as latent heat of fusion. For solid to liquid, it is known as latent heat of fusion. Amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid. 1 kg सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. माइंड इट, हमने मेल्टिंग पॉइंट में भी देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम जो टेम्परेचर ले रहे थे वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, बट प्रेशर वाज कांस्टेंट. हियर इज आल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ fusion. So particles in water at 0 degrees Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. अब इधर देखो बच्चों, देखो अब जो लास्ट लाइन थी उसने क्या बोला, ये आता है गिव रीजन में, क्यों होता है ऐसा. एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है. अब मान लो आइस के पास कोई एनर्जी नहीं है, मान लो 0 एनर्जी, ये हम हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं. अब जब हमने हीट की फॉर्म में एनर्जी दी तो मान लो इस पे कुछ एक्स एनर्जी आ गई. अब यहाँ पे तो एनर्जी 0 है, पर जब ये वाटर में चेंज हुआ तो इसके पास है एक्स एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में हमने दी. तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज हायर एनर्जी कंपेयर टू द आइस. सेम मैं अभी आपको बता देती हूँ. एट एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या होगा? वाटर होगा, साथ में स्टीम बोलो वेपर्स बोलो एक ही बात होगी, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे है. पहले हमारे पास वाटर पे 0 एनर्जी है, जीरो एनर्जी. अब इसने कुछ एक्स एनर्जी ली तभी तो ये इसकी स्टेट चेंज हुई. स्टेट चेंज होने के बाद इसके पास क्या एनर्जी आ गई? एक्स. और वाटर के पास तो 0 एनर्जी है, बट जब उसकी स्टेट चेंज हुई तो इसके पास एक्स एनर्जी है. तो क्या हुआ? एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम हैज मोर एनर्जी कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर. तो ये बच्चों बात ध्यान रखना, ये हमने ये चीज देखी है. particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. When we supply heat energy to the water, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम water to steam, water to vapor पढ़ रहे हैं. Heat energy to water, particles start moving even faster. वाटर में थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे, बट वापिस उनको टेम्परेचर दिया, अब वो और फास्ट मूव करेंगे. एट सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. अभी लिक्विड है, उसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है.
अब एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे वो बिल्कुल क्या होंगे, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, उसमें से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में लग रहा था वो भी खत्म हो जाएगा एंड पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली मूव करेंगे। at this temperature at this temperature लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब ये टेम्परेचर ऐसा आ गया जहाँ पे वो लिक्विड से गैस में बनना स्टार्ट कर देंगे। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट डिफाइन आ रही है बच्चों, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड start boiling at the atmospheric pressure known as its boiling point। वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड स्टार्ट करता है, माइंड ये वर्ड स्टार्ट बॉइलिंग, वो इनटू द वेपर्स, लिक्विड से जब उसकी वेपर्स में स्टेट चेंज हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। व्हाट डू यू मीन बाय बल्क फिनोमिना? बल्क फिनोमिना पूरे में हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक सरफेस पे हो रहा है, जो भी हीट हो रही है वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, जितना भी उस बीकर में या जितना भी उस कंटेनर में पानी है वो बल्क में ऊपर जा रहा है, बल्क में उसके वेपर्स बन रहे हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। बल्क में वो जाता है, पूरे कंटेनर में जितने भी हैं वो सारे उनमें मूवमेंट होगी, सारे एनर्जी गेन करेंगे। ऐसा नहीं है जो कि हम नीचे हीट वो कर रहे हैं तो नीचे ही ज्यादा जो है एनर्जी गेन करेंगे, ऊपर वाले पार्टिकल्स एनर्जी गेन नहीं करेंगे। या हम जिस साइड से हीट दे रहे, साइड से हीट आ रही है तो साइड वाले करेंगे, बीच वाले पार्टिकल्स नहीं करेंगे। पूरा ओवरऑल बल्क में होगा, बल्क में वो एनर्जी गेन करेंगे और चेंज इनटू वेपर स्टेट। For water, this temperature is 373 Kelvin और 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उसको हम केल्विन में बता रहे हैं 373 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री केल्विन। ये देखो इन्होंने वो कन्वर्जन जो मैंने आपको पहले बताई थी वो कन्वर्जन इन्होंने यहाँ करके भी दिखाई है। जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो हम 100 डिग्री सेल्सियस को 273 उसमें प्लस कर देंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? यस, अगर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता दिए तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी सेम होगी। डिफरेंस क्या होगा? वहां पे सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड टू गैस आ रहा है। Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Now, particles in steam, that is water vapor, at 373 degree Kelvin or 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. ये चीज मैंने आपको बता दी है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर इमेजिन कोई इसमें एनर्जी नहीं है, जीरो एनर्जी, हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं, माइंड जीरो एनर्जी। और हमने कुछ एनर्जी सप्लाई की उसको हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में जैसे हमने एनर्जी सप्लाई की तो क्या हुआ, जो उसमें स्टीम में बनी उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, जहाँ वाटर के पास जीरो एनर्जी है उसके पास कुछ एनर्जी है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं steam has more energy compared to that of water। अब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड स्टेट को जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो गैसियस स्टेट में जा रहा है। उसका उल्टा भी होगा, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो कूल हो रहा है। लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कैसे, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट भी देखो, हमने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ, जो वो फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स थे उनमें अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हो रहा है, वो पास पास आएंगे, वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, जितने वो पास आएंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो पास पास आएंगे। अब जैसे गैसेस से पहले लिक्विड बन रहा है, वो पास पास आए, वो लिक्विड स्टेट में आए, और हमने टेम्परेचर और कम कर दिया तो वो आइस स्टेट में आ गए, आइस स्टेट में वो और क्लोज आ गए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक आपका इंडेक्स क्वेश्चन है कि आइस सॉलिड है फिर भी वो वाटर पे फ्लोट कैसे करता है?
तो आइस सॉलिड है डेफिनेटली, उसकी सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है आइस। बट आइस में क्या होता है, बीच बीच में एयर पोर्स होते हैं। एयरपोर्ट्स पोर लो, आप एयरपोर्ट्स पोर लो, कुछ भी बोलो। सपोज ये एक आइस का पीस है, यहाँ पर एयरपोर्ट्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर आता है। जो एयर है, आपने पढ़ा होगा बाइंड फोर्स, उसकी वजह से वो ऊपर आइस फ्लोट करती है। बट डेफिनेटली वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी सॉलिड की होती हैं, जस्ट कि उसमें एयर पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर फ्लोट करती है। We have inferred that the state of matter can be changed into another state by changing temperature. Temperature से हमने पढ़ लिया है। We have learned that the substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. Application of heat क्या है? Application of heat मतलब temperature बढ़ा रहे हैं, temperature से increase हो रहे हैं। but के आगे क्या है? But there are some that change, इसको थोड़ा और बड़ा किया जाए, ये लो। But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. मैंने आपको अभी उस पे बताया था, कुछ जो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, हम बोलते हैं हवा में उड़ गए। कैंफर है, आप उसको थोड़ी देर रख दोगे वो हवा में उड़ जाएगा, उसका कुछ आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। अब ये उनकी प्रॉपर्टीज है। इसमें कैंफर आ जाता है, नेफ्लिन वॉल्स आ जाते हैं, आयोडीन क्रिस्टल्स आ जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सेम, टेक कैंफर इन द चाइना डिश। चाइना डिश में आपने कैंफर लिया, उसको हीट दी, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट वो उसमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बन जाएगा। ऊपर आपने कॉटन प्लग लगाया, अब यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हीट एनर्जी ज्यादा है, वो यहाँ पे जैसे जैसे हीट एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, वो यहाँ पे वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. And the direct change of gases of solid without changing into liquid is called deposition. अब बच्चों ये भी देखो, हमने देखा सॉलिड से गैस, दिस इज नोन एज सबलिमेशन। नाउ अगर गैस से सॉलिड हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, डिपोजिशन। ओके बच्चों, अब हमने बोला स्टेट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हमने पहला पढ़ लिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर में क्या है, we have already learned that the difference in various states of matter is due to difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress the gas? क्या होगा, हम एक बीकर, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें पिस्टन लगा देते हैं, और फिर क्या करेंगे, हम उसे पिस्टन को नीचे पुश करेंगे। नीचे पुश करने से क्या होगा, इन अ क्लोज सिलेंडर, हमने एक सिलेंडर लिया, will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing pressure change the state of matter? अब ये हमारे पास क्या है, हमने सिलेंडर लिया, उसमें हमने पिस्टन अप्लाई किया। पिस्टन में क्या, नीचे सिलेंडर में कुछ ना कुछ एयर थी, कुछ ना कुछ गैस थी। तो क्या हुआ, जैसे हमने उसको कंप्रेस किया, जो ये पार्टिकल्स दूर दूर थे गैसियस स्टेट, अब वो पास पास आएंगे। वो एक इतना प्रेशर अप्लाई हो जाएगा कि वो इतनी पास आ जाएंगे दैट दे विल चेंज देयर स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अब वो इतनी पास आ चुके हैं कि उनकी स्टेट चेंज हो गई है। तो क्या प्रेशर से स्टेट चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
By applying pressure, particles of matter can be brought close together. वो यहाँ पे पास आ गए तो इससे क्या हुआ है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसमें बढ़ गया है, जैसे वो पास आए और उसकी वजह से वो लिक्विड में चेंज हो गए. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों हम बोलते हैं ड्राई आइस. जो हम नॉर्मल टर्म्स में यूज करते हैं वो हम बोलते हैं ड्राई आइस. इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. अब सॉलिड CO2 की प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, इसीलिए हम उसको हाई प्रेशर में एंड लो टेम्परेचर, जो ड्राई आइस होती है उसको बहुत हाई टेम्परेचर में और लो प्रेशर में स्टोर किया जाता है ताकि वो उसी फॉर्म में रहे. जैसे हम उसको एयर में लेके आएंगे उसका प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होने की वजह से वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगी, जिस फॉर्म में हमें चाहिए थी वो फॉर्म उसकी नहीं रहेगी. solid CO2 converted directly into gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere. 1 atmosphere ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जैसे ही मान उसको हाई प्रेशर से हम उसे एयर में लेके आए, उसका प्रेशर कम हुआ विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगी, गैसियस स्टेट में. दिस इज द रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस. इस पे भी बच्चों क्वेश्चन बन जाता है गिव रीजन वाला कि उसको हाई प्रेशर पे क्यों हम रखते हैं, तो आपको बताना है क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, उसे हाई प्रेशर में रखते हैं ताकि वो जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है उसमें ही रहे. नाउ thus we can say that pressure and temperature determine the state of the substance, whether it will be solid, liquid or gases. अब बच्चों देखो, हमने प्रेशर अप्लाई किया तो हमें प्रेशर अप्लाई करें. अब देखो हम जब हीट दे रहे थे पार्टिकल्स दूर जा रहे थे, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं. पार्टिकल्स पास आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली हीट रिलीज करेंगे. उस हीट रिलीज को कंपेंसेट करने के लिए हम हमेशा टेम्परेचर भी लो रखेंगे. जो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम अगर प्रेशर हाई दे रहे हैं तो टेम्परेचर लो करेंगे ताकि वो जो हीट रिलीज हो रही है वो कंपेंसेट हो जाए लो टेम्परेचर से. तो ये चीज भी ध्यान रखना. ये चीज देखो, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन और लिक्विफिकेशन भी बोल, लिक्विड टू गैस सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन. अब आगे बढ़ते हुए इवेपोरेशन. अब हम पहुंच चुके हैं इवेपोरेशन पे. इवेपोरेशन है सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. इवेपोरेशन. अब चलो भाई इवेपोरेशन पे चलते हैं. इवेपोरेशन में आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, उसी में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बहुत इजी है, कुछ नहीं है इवेपोरेशन में. इवेपोरेशन क्या है, हम फिर से इस बीकर को उठा लाए हैं. ये बीकर हमारा साथ देगा एंड तक. इसमें वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे हैं. अब क्या होता है, जो ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं इनमें मूवमेंट ज्यादा होती है कंपैरेटिवली जो अंदर पार्टिकल्स हैं. इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड से किस चेंज में स्टेट में चेंज होगा, वेपर्स में. ऐसा इनमें जो होता है काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा होती है. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है. मूवमेंट देखो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इनकी, मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी. अब मूवमेंट ज्यादा है तो डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी,
कम होगी, जिसकी वजह से अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो फिर ये लिक्विड स्टेट में थोड़ी रहेंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे, गैसियस स्टेट में। अब इवेपोरेशन सुनो। हमने बोला कि जो सॉलिड लिक्विड से गैस बनती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं पसीना है हमारा वो सूख जाता है। हम पानी सॉरी कपड़े हैं, हमने कपड़े तारों पे सुखा दिए, वो सूख जाता है, उसमें क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से वो गैस स्टेट में बन रहा है। तो क्या आपको लगता है हमारे एटमोस्फेयर का 100 डिग्री सेल्सियस होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होता हम खड़े पाते हैं यहाँ पे? नहीं ना। तो 50 मैक्सिमम जो आजकल टेम्परेचर चल रहा है वो 40 टू 50 के बीच में, इससे ज्यादा तो हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नहीं है ना। तो उसमें भी ऐसा क्या हो रहा है कि डायरेक्टली वाटर वेपर सॉरी लिक्विड जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है, वाटर से गैसियस स्टेट में। तो उसका रीजन ये है, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मूवमेंट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है एंड वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। अब एनसीईआरटी का पढ़ लेते हैं। डू वी ऑलवेज नीड, रुको, do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हम डे टू डे लाइफ में हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें लिक्विड से कोई चीज गैस में करनी है तो हम उसका प्रेशर चेंज करें? आप एक कंटेनर में या कोई बाल्टी में आप पानी बाहर रखो तो वो सूख जाता है थोड़ी देर में, क्यों? हम बाहर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नहीं है ना, बट फिर भी वो सूख रहा है। जब 40-50 डिग्री सूख नहीं रहा है, मतलब पानी गैसेस में लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? कैन यू quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जा रहा है फिर भी उसकी स्टेट चेंज हो रही है, व्हाई? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स। मैंने बताया आपको, हम बाहर पानी रख देंगे थोड़ी देर में वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, सूखे गीले कपड़े हम बाहर सुखा देते हैं वो सूख जाते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है। व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल? इन दो एग्जांपल्स में वाटर कहाँ गया? नाउ we know that particles of matter are always moving and never at the rest। जो particles of matter है, हमने बोला तीन स्टेट है, तीनों में पार्टिकल्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। सॉलिड में बेशक थोड़ा कर रहे हैं, उसमें ज्यादा, लिक्विड्स में ज्यादा और उसमें गैसेस में सबसे ज्यादा, बट डेफिनेटली दे आर मूविंग, दे आर नेवर एट द रेस्ट, दे आर नेवर एट रेस्ट। At given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy। सबकी kinetic energy अलग होती है, सबका rate of diffusion अलग होता है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy। जो सरफेस लिक्विड को ही हम ले रहे हैं उसके सरफेस पे जो होगा उन पार्टिकल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हायर होगी, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल्स। जो नीचे वाटर के पार्टिकल्स हैं उनसे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, अगर वहां उससे वो अलग हो गए तो वो गैसियस स्टेट में चले गए हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। दिस फिनोमेना, फिर से बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये बोर्ड भी थक गया है। फिर से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दिस फिनोमेना ऑफ change of liquid into vapor at any temperature but below its boiling point is called evaporation। कोई भी टेम्परेचर होगा बट बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम कोई भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बच्चों वही मैं बार बार बोल रही हूँ, ये डिफाइन
आती हैं पेपर में, 1 मार्क्स में भी आते हैं इवेपोरेशन पे, तो अच्छा एक क्वेश्चन बनता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेंगे कपड़ों का, उससे हम सारे फैक्टर्स समझ लेंगे। यहाँ पे इसके दिए हुए हैं, ये भी हम रीड करेंगे, बट इससे पहले हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। यस बच्चों, इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ये हमने कपड़े सुखा रखे हैं, ये मम्मी बोल के गई थी कपड़े सुखाने हैं, ये हमने सुखा दिए। अब पहला फैक्टर, पहला फैक्टर हम लेंगे सरफेस एरिया। एक बार पहले क्या हुआ था, मम्मी ने बोला बेटा कपड़े सुखा देना। मैंने सोचा क्या हो जाएगा कपड़े सुखा के, मैंने बकेट में ही छोड़ दी। अब क्या था, उसका सरफेस एरिया जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज था वो थोड़ा था, तो ऊपर ऊपर का सूख गए, नीचे के कपड़े क्या रह गए, गिल्ले। क्यों? क्योंकि उसमें एयर के कांटेक्ट में नहीं था, मतलब जो उसका सरफेस था वो एयर के कांटेक्ट में नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस पे ही होगा ना, तो जितना उसका सरफेस एरिया हम स्प्रेड करेंगे, जितना हम उसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, उतने ही ज्यादा उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी इवेपोरेशन इंक्रीज। मैं थोड़ा और डार्क कलर ले लेती हूँ। आ जाओ, पहला फैक्टर समझ गए, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इवेपोरेशन इंक्रीज हुई। सेकंड, टेम्परेचर। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जो चीज हमारी नॉर्मली भी हो रही थी, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था, अब वो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स और तेज तेज मूव करने लगे, तेज तेज मूव करने लगे, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन और बढ़ी, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करने लगे। सॉरी बच्चों, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करने लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ तो वो लिक्विड से वेपर में बने, वेपर से बने तो क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ। अब तो हम क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। हमारे कपड़े आधे सूख चुके हैं, थोड़े और सुखाने हैं। थर्ड फैक्टर लेंगे हम, ह्यूमिडिटी। अब बच्चों देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की अपनी कैपेसिटी होती है। हमारे अब जैसे यहाँ पे ये जो सराउंडिंग है इधर, ये बोल रहा है कि ना मैं 50 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर अपने एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, बट हम तो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों, ज्यादा क्यों नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं 50 पार्टिकल्स ले सकता हूँ वेपर ऑफ वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं। अब वो एटमोसफेयर में 50 पार्टिकल आ चुके हैं। अब एक ह्यूमिड डे है, ह्यूमिड डे में क्या है, मान लो यहाँ पे पहले ही मान लो चलो 45 पार्टिकल्स पहले ही प्रेजेंट है, एक ह्यूमिड डे है, तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से ही इसमें हैं, तो क्या हमारे कपड़े सूखेंगे, नहीं सूखेंगे। क्यों नहीं सूखेंगे, क्योंकि इसको ये तो देना चाहते हैं कि हमारे एटलीस्ट 40 पार्टिकल्स जाएं तब हम सूखेंगे। 40 पार्टिकल्स में यहाँ क्या ले रही हूँ, वाटर ड्रॉपलेट्स कि 40% मान लो या कुछ भी मान लो कि जाएंगे, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रही हूँ, जाएंगे तो हम सूखेंगे, तो हमारा पानी निकलेगा, वो वेपर बनेगा। बट ये बोल रहा है मेरे पास 45 तो ऑलरेडी है, मैं 5 तो ले लूंगा बट ज्यादा नहीं ले सकता। अब क्या होगा,
कपड़ों में से पानी इवेपोरेट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी है, जिसकी वजह से ये पानी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या हुआ, तो हमने क्या देखा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। जब भाई एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पानी है तो और पानी वो कहाँ से ले पाएगा, और पानी कैसे आएगा उसके अंदर, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्थ फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या है, हवा के झोंके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे झोंके आ रहे हैं। यहाँ पे पानी था, उसमें बहुत अकड़ आ गई थी कि मैं नहीं लूंगा, विंड आई, बोली चल तू तो मेरे साथ चल, विंड इसको ले गई यहाँ से। विंड ले गई तो क्या हुआ, जो पानी में वेपर्स थे वो तो यहाँ से उड़ के दूर चले गए, दूर चले गए। बोल रहे कि मेरे पास तो वेपर्स ही नहीं बचे, चलो भाई दे दो मेरे को वेपर्स। तो पानी से लिक्विड किस में चेंज, लिक्विड जो कपड़ों में पानी है वो किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में चेंज हुआ तो क्या हुआ, इवेपोरेशन बढ़ा। अब विंड से क्या हुआ, विंड इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज। विंड जब वाटर वेपर्स को उड़ा के ले गई जो पहले प्रेजेंट थे हमारे सराउंडिंग में, तो और वेपर्स की जगह बन गई, और वेपर्स की जगह बनी तो हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो विंड से क्या होता है, इंक्रीज। अब यही सेम चीज हम एनसीईआरटी में देखते हैं, हमारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए हैं। 4 फैक्टर देखे हैं हमने, कौन से 4 फैक्टर देखे हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, बाकी तीनों फैक्टर से इवेपोरेशन बढ़ेगा। चलो बच्चों हम पहुंचते हैं वापस अपने एनसीईआरटी पे। You must have observed that the rate of evaporation increases with the increase of surface area. पहला फैक्टर है increase of surface area. As we know that evaporation is a surface phenomena, if the surface area is increased, if the surface area is increased, the rate of evaporation also increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out and we spread them out. अगर हम उसे ऐसे ही गोलमोल करके रख देंगे क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगी। सेकंड क्या है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state. हमने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो क्या हुआ, वाटर लिक्विड से गैस स्टेट में वो जल्दी जाएंगे क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. एक टेम्परेचर है, हमारी एयर जो है सराउंडिंग में, उसकी भी कैपेसिटी है, वो इतना ही वाटर होल्ड कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती है। तो इफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर ऑलरेडी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में हाई होगा तो वो कैसे, और जो क्लोथ सूख रहे हैं उनमें से जो पानी निकल रहा है वो कैसे ले लेगा उसको, तो इवेपोरेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑन ह्यूमिड डे। इंक्रीज इन विंड स्पीड, it is common observation that clothes dry faster on a windy day as compared to the normal day. With the increase in the wind speed बढ़ेगी तो क्या होगा, with the increase in the wind speed particles of water vapor move away with the wind. जो वहां पे वाटर वेपर के पार्टिकल्स थे वो दूर चले जाएंगे, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। उस सराउंडिंग में वाटर वेपर कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली
और वाटर वेपर का स्पेस बन जाएगा, इवेपोरेशन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है? अब पहले इसका थोड़ा मैं आपको वैसे समझाती हूँ। फिर से एक बीकर लेंगे, आज बहुत बीकर खराब हो चुके हमारे, हम रीयूज करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये हमारा एक बीकर है, ये पार्टिकल्स हैं। अब ये कहीं ना कहीं से एनर्जी तो ले रहे हैं ना, तभी तो इनका क्या हो रहा है, इनके जो लिक्विड से गैसेस में बन रहे हैं, तो इन्होंने सराउंडिंग से हीट ली, हम बोलेंगे एनर्जी ली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब सराउंडिंग से जब इन्होंने हीट ले ली, इनका क्या हुआ, वाटर से ये क्या बन गए, वाटर वेपर्स। ये तो वाटर से वाटर वेपर बन गए, इन्होंने अपना काम कर लिया। सराउंडिंग से इन्होंने हीट ले ली, एनर्जी ले ली, तो यहाँ की हीट तो गई ना, यहाँ की हीट गई, वैनिश। यहाँ की हीट गई तो यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, कूलिंग कर दी, सराउंडिंग क्या हो गया, कूल से। तो हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इन्होंने एनर्जी ली, एनर्जी इन्होंने अपने फायदे के लिए ली कि ये वाटर से वाटर वेपर बनेंगे, इनका अट्रैक्शन कम होगा, बट साथ में फायदा किसका हुआ, हमारा भी हुआ, सराउंडिंग का हुआ, वहां से हीट चली गई, हीट चली गई तो क्या हो गया, कूलिंग हो गई। अब आते हैं हम वापस एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी बच्चों देवी है, देवी पूजा करो इसे, एनसीईआरटी इज द बाइबल। हाँ। In an open vessel, liquid keeps on evaporating. लिक्विड क्या है, इवेपोरेट करेगा, हम एक ओपन वेसल रख दिया, उसमें से लिक्विड इवेपोरेट करेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जो वो पार्टिकल्स है वो गैस स्टेट में चेंज होने के लिए एनर्जी कहाँ से लेंगे, सराउंडिंग से ही लेंगे ना। एनर्जी किस वे में, किस फॉर्म में लेंगे, एनर्जी लेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. Surrounding से जब energy ले ली in the form of heat, तो surrounding में क्या बचा, कुछ नहीं, कोई heat नहीं, तो heat नहीं बची तो क्या हुआ, cooling हुई। बढ़ो आगे, ये factors हमने देख लिए हैं। हाँ, अब बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हीटिंग की। एसीटोन, सब्लिमेशन, एसीटोन आल्सो शोज सब्लिमेशन। एसीटोन में क्या हुआ, हमें आपने कभी देखा जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसमें क्या होता है, वो पाम पे डाला, जैसे ही वो पाम में बहुत कूलिंग देता है, ठंडा ठंडा फीलिंग देता है, उसमें क्या हुआ, वो जैसे एसीटोन, सॉरी एसीटोन डोंट शो सब्लिमेशन। एसीटोन क्या हुआ, वो लिक्विड से गैसेस में तभी वो हो जाएगा, तो जैसे ही वो उस पे डाला, उसने क्या किए, वो लिक्विड से गैस में बनना चाहता है, गैस में बनना चाहता है तो उसने क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी ली। अब उसने एनर्जी ली हमारी पाम से, तो एनर्जी ले ली, हीट ले ली, तो वो पाम क्या होगी हमारी वहां से ठंडी, हमें इसीलिए वहां पे ठंडक लगता है, क्योंकि वहां की हीट लॉस हो चुकी है, और हीट लॉस हो गया तो क्या होगा, कूलिंग होगी, कूलिंग होगी तो हमें ठंडी लगेगी। What happened when you pour some acetone on your palm? The particle gain energy from your palm or the surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. Evaporate हो जाएंगे वो particles, वहां से energy ले लेंगे in the form of heat, और क्या होगा, cool, ठंडा ठंडा, cool cool. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof. अब ये देखो, गर्मी होती है तो लोग छतों पे या अपने घर के आगे पानी डालते, क्या होगा उस पर, पानी डाला, पानी ने क्या किया, पानी इवेपोरेट होगा तो हीट एनर्जी कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, जो वो फ्लोर है, जो भी कह रहे रूफ है
वहां से उसने एनर्जी ली, एनर्जी लेके वो इवेपोरेट हो गया, वहां से हीट एनर्जी खत्म हो गई, हीट एनर्जी खत्म होगी तो क्या हुआ, वहां पे कूलिंग होगी। इस हीट एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। People sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. Latent heat of vaporization, जो उसने एनर्जी ली जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट हो गया, और वाटर इवेपोरेट हुआ तो क्या हुआ, सराउंडिंग क्या हो गई, ठंडी। Can you cite some more examples from daily life where you can feel the effect of cooling due to evaporation? Yes. मटका, अर्दन पॉट, उसमें हम पानी रखते हैं तो क्या होता है, उसमें भी ठंडा हो जाता है ना पानी। Why should we wear cotton clothes in summer? समर में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, समर में वुलन क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनते, why? During summer we perspire more because of the mechanism of our body keeps us cool. क्या होता है, हम समर में हमारा स्वेट ज्यादा निकलता है, हम ज्यादा बीट, हम ज्यादा गर्मी हो रही है तो क्या हो रहा है, हम स्वेट निकालेंगे। स्वेट क्या करेगा, जो वो वाटर वेपर्स गैसियस स्टेट में जाएंगे, गैसियस स्टेट में जाएंगे तो क्या, एनर्जी लेंगे, और एनर्जी से फिर हमें क्या फील होता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। We know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। अब जो हमने प्रेस्पायर किया, जो हमारा स्वेट था वो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड से वो गैसेस में जाना चाहेगा, गैसेस में कैसे जाएगा, जब वो हीट ले लेगा, वो हीट कहाँ से लेगा, वो हमारी बॉडी सरफेस से हीट लेगा, हमारी बॉडी सरफेस से उसने हीट ली तो वहां से हीट गायब हो गई, हीट गायब हुई तो क्या हमें हमें लगी ठंडी। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. अब यहाँ पे हम कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर है, वो क्या करेगा, स्वेट को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगा और एटमोस्फेयर को एंड एक्सपोज कर देगा उसको, किससे, एटमोस्फेयर में। नाउ बच्चों, अब एक लास्ट चीज हमें देखनी है, क्या देखनी है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। मैंने इस फॉर्म में लिखे हैं, आप टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे और बेटर होगा। पहले इवेपोरेशन के देखते हैं। इट अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग, सॉरी बच्चों, not below the melting points, it is below the boiling point. My mistake. It occurs at all the temperature below the boiling point. Boiling point से नीचे कोई भी टेम्परेचर होगा, सब पे इवेपोरेशन होगा। इट इज सरफेस फिनोमिना, ये सिर्फ कोई भी लिक्विड है, कोई भी है, उसके सरफेस पे होगा, पूरे में नहीं होता है। इट कॉजेज कूलिंग। बॉइलिंग पॉइंट, इट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर हर उसका, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। हर सब्सटेंस, हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी पे बॉइलिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इट इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना कैसे है, ऐसा नहीं होता है जैसे इवेपोरेशन है वो सिर्फ सरफेस पे हो रही है, बॉइलिंग होगी पूरे कंटेनर में जितना भी है, पूरा बल्क फिनोमिना है। इट डजंट कॉज एनी कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इट डजंट कॉज एनी कूलिंग, सिर्फ लिक्विड से वेपर्स में चेंज होता है। दिस इज द फिनिश ऑफ योर चैप्टर। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से करना है। एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना, एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हो तो अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करते हो तो उसका ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी को फॉलो करो, एक्स्ट्रा बुक्स आप पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो,
अपने नॉलेज के लिए, बट एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।